हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। जी हां, मैं लाली वर्मा एक बार पुनः आप सभी 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों का स्वागत करती हूं। साथ ही साथ आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी के लिए है जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है, जिसमें किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एब्सोल्युटली फ्री, जो कि हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान सभी विषय आपको जो स्कूल एजुकेशन में प्रोवाइड किए जाते हैं ना, जो आप पढ़ते हैं, उसमें आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन मिलता है। तो आप जल्दी से जल्दी वीडियोस देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि आपके सभी जो भी फ्रेंड्स, जो भी अपने दोस्त वोस्त हैं, मित्र जहां भी रहते हैं, उन सबको भी ये पता चले और वे भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ ले सके। लेकर आई हूं आज पार्ट 9 वर्षा बहार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि लिखा है मुकुटधर पांडे ने। अब बेटा, जब भी बात होती है वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, तो यहां पर मैं आपसे यही कहती हूं कि जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है। पहला वीडियो आपने देख लिया है, जिसमें हमने वर्षा बहार कविता की व्याख्या की थी, देख लिया है ना। यदि नहीं देखा है तो पहले वो देखो, और देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमने प्रश्नोत्तर किए, वर्षा बहार के प्रश्नों के उत्तर आपने देखे, वीडियो देखा, नहीं देखा है तो देख लो प्यारे बच्चों, क्योंकि जब आप वो 2 वीडियोस देख लोगे ना, उसी के बाद ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आप यूं चुटकियों में फटाफट दोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्न, और देखती हूं कि कौन सबसे पहले कमेंट सेक्शन में सबसे पहले उत्तर लिखता है। और मैंने बताई है कि किस तरह से आपको उत्तर लिखना होता है, एक बार फिर आपको बता देती हूं, ताकि जो आज नए बच्चे वीडियोस देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, उनको पता चल जाए। जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, अर्थात जब भी हम किसी एक प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुन रहे होंगे, जैसे प्रश्न है वर्षा बहार में हंस अपना योगदान कैसे दे रहे हैं। अब ये कविता हमने पढ़ी थी ना। वे कतार बांधकर एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, वे यहां वहां घूम रहे हैं, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। अब आपको करना क्या है, जो भी आपको लग रहा है कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि पहले का उत्तर का है, तो का को आप A, B, C, D भी लिख सकते हैं। मान लो आपको लगा पहले का A, तो आप ऐसे सिर्फ इतना टाइप करो कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट A। यदि आपका उत्तर सही है तो अपने नाम के साथ लिखना, ताकि जब मैं आपके कमेंट्स देखूंगी तो आपको नाम के साथ ही मैं आपको रीड करूंगी, भाई आपकी प्रशंसा करूंगी, आपका नाम लूंगी वीडियो में। तो इतना आपको करना है। प्रोसेस समझ में आ गई है, प्रक्रिया समझ में आ गई है, क्या करनी है बच्चों। चलो तो अब बताओ, हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आपको 3 सेकंड्स एक्स्ट्रा दूंगी। जैसे आपको विदिन 1 मिनट, 1 मिनट के भीतर आपको इन प्रश्नों में से सही उत्तर चुनना है, इन विकल्पों में से। ठीक है, तो अब आपने देख लिया वर्षा बहार में हंस अपना योगदान कैसे दे रहे हैं। ये कविता के आधार पर हमें उत्तर चूज करना है, विकल्प चुनना है। समय शुरू हो चुका है भाई, जल्दी से जल्दी सोचो। क्या वे कतार मतलब समझते हो, लाइन बनाकर, पंक्ति बनाकर, वे कतार बांधकर एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, ऐसा हमने पढ़ा था क्या। वे यहां वहां कहीं भी घूम रहे हैं जहां उनकी मर्जी है, या फिर ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। यस, यदि आपने उत्तर चुना है पहले का A, तो वो आपका उत्तर है एकदम सही। वेरी वेल डन प्यारे बच्चों। इसी तरह से आपको बहुत ध्यान से प्रश्न पढ़ना होता है, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जब बात आती है तो प्रश्न अपने तरीके से पढ़ जाते हैं, बस भाई मैंने पढ़ लिया है। अरे आप अपने तरीके से मत पढ़ो, जो लिखा है ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ोगे और कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से उत्तर समझ में आ जाएगा। और एक बात बता दूं कि आप कभी भी ऐसा मत करना कि भाई सही कौन सा है ढूंढ लूं, फटाफट ढूंढ लूं। नो, हर एक विकल्प के पास जाओ, मतलब उसको पढ़ो। यदि आपको लग रहा है नहीं, क्रॉस कर दो,
आप पूरी तरह से श्योर हैं कि हाँ भाई ये नहीं है, तो क्रॉस कर दीजिए, मतलब माइंड में कि हाँ भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, अब बचा क्या, एक तो सही होगा ही, तो डी को आपने सही कर दिया। कहने का अर्थ कि आप सही के पीछे मत भागना, हर एक विकल्प को, हर एक ऑप्शन को बहुत अच्छे से रीड करना, पढ़ना, उसके बाद ही सही जवाब देना। अब दूसरे तरफ चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। जैसे किसान का कौन सा क्रियाकलाप मन को हर रहा है? अब बात है वर्षा बहार। वर्षा, खेती, किसान, गांव, प्रसन्नचित, हर्षोल्लास, क्योंकि वर्षा का सबसे अधिक संबंध होता है ग्रामीण क्षेत्रों से। क्यों? ये आपको पता ही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही किसानी की जाती है, और ग्रीष्म ऋतु के जैसे ही समापन होता है सब लोगों को लगता है कि अब तो जल्दी से जल्दी वर्षा आ जाए। आपने निराला जी का नाम सुना है? कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बहुत सुंदर कविता लिखी थी उन्होंने। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि कवि नव उर में जीवन भरने वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। क्यों? क्योंकि गर्मी से सब व्याकुल हैं, विकल विकल उन मन थे उन मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा फिर जल से शीतल कर दो बादल गरजो। ठीक है, कि कहने का तात्पर्य है कि जब गर्मी भयंकर अपनी चरम सीमा पर होती है, धरती तवे की तरह तप रही होती है और सूरज आग के गोले बरसाता है, घर से बाहर निकलने में ही ऐसा लगता है कि अरे कैसे निकला जाए। अब चारों तरफ जो छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं वो वैसे भी तड़प तड़प कर मर जाते हैं। ठीक है, फिर जो प्राणी हैं, जो जगत है, इंसान है, पशु हैं, पक्षी हैं, वो सब पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। तो अब ऐसे में क्या करते हैं कि हे प्रभु, हे बरसात कर दो, अब तो बहुत हो गया है। तो अब यहां पर देखो, किसान का कौन सा क्रियाकलाप मन को हर रहा है? हर रहा है मतलब मन को भा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहला है, किसान लोगों को बुला रहे हैं। किसान का किसी गीत की मीठी तान छेड़ना मन को मोहित कर रहा है। उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब बताओ, हरना मतलब भाना या लुभाना, अच्छा लगना। ठीक है, मन हरना, मन भावन, मन भावन। ठीक, समझ में आया? कहता है मन हर लिया तुमने तो भाई। तो यहां पर आ जाएगा दूसरा। ठीक है, बहुत सही। जिन्होंने दूसरा विकल्प लिखा है कमेंट सेक्शन में, उनके लिए तालियां भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जगत की शोभा किस पर और कैसे निर्भर है? बताइए, जो जगत की शोभा है वो किस पर और कैसे निर्भर है? जगत, संसार, दुनिया किस पर आश्रित है उसकी शोभा या सुंदरता? पहला, जगत की शोभा बरसात पर निर्भर है। पानी बरसने से चारों ओर हरियाली छा जाती है। क्योंकि प्रश्न दो किए हैं, जगत की शोभा किस पर और कैसे निर्भर है, इसलिए यहां पर दो आना चाहिए। जगत की शोभा बरसात पर निर्भर है क्योंकि पानी बरसने से चारों ओर हरियाली छा जाती है। दूसरा दिया है, क्योंकि सब जगह कीचड़ हो जाता है, क्योंकि बिजली चमकने लगती है, या फिर उपरोक्त सभी। क्या लगता है आपको, कौन सा विकल्प तीसरे प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए? जल्दी बताओ। जगत की शोभा बरसात पर निर्भर है, पानी बरसने से चारों ओर हरियाली छा जाती है, प्रकृति का जो रूप है वो मनोहारी हो जाता है, इतना प्यारा, इतना सुंदर वातावरण चारों ओर हो जाता है, सबके मन को शीतलता मिल जाती है। जो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे, जो जीव जंतु, नया बीज अंकुरित हो जाता है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। ठीक है, अगला,
प्रकृति प्रतिपल अपना रूप क्यों बदल रही है? ये भी सही प्रश्न है भाई। प्रकृति प्रतिपल, प्रतिपल मीन्स हर पल हर क्षण अपना रूप क्यों बदल रही है? विकल्प देख लेते हैं। क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। दूसरा, प्रकृति बदलती रहती है। बादलों और धूप की आंख मिचौनी के कारण, या फिर धूप के कारण। अब बादल और धूप की आंख मिचौनी कैसी होती है? जब कभी बादल छा जाते हैं, सूरज उनमें छुप जाता है, तो फिर अंधकार, फिर बादल हटे, फिर सूरज चमका, तो धूप ऐसा लग रहा है जैसे लुक्का छुपी खेल रहे हैं, आंख मिचौनी खेल रहे हैं, कहाँ है, अरे ये है। तो इस तरह से क्या लगता है आपको कि प्रकृति प्रतिपल अपना रूप क्यों बदल रही है? इसमें कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या ये प्रकृति का नियम है, प्रतिपल, या फिर प्रकृति बदलती रहती है, इसमें नई बात कौन सी है? नहीं, या फिर बादल और धूप की आंख मिचौनी के कारण। क्योंकि वर्षा ऋतु में कभी एकदम से अचानक से धूप भी आ जाती है, फिर छुप जाते काले काले घने बादलों में सूरज ढक जाता है, और फिर से फुहार, रिमझिम फुहार और बरसात शुरू हो जाती है। तो बादल और धूप की आंख मिचौनी के कारण। अगला प्रश्न है आपके सामने, बारिश धरती के अंदर बीजों की मदद कैसे करती है? अब बादल ऊपर हैं, धरती के अंदर बीज हैं, तो बादल कैसे हेल्प करेंगे उसकी? कैसे बीजों की सहायता करेंगे? वो तो बहुत दूरी पर है, कहां बादल, कहां जमीन के नीचे, कैसे उसकी सहायता करेंगे? विकल्प पढ़ते हैं। क्योंकि पानी प्रदान करता है, या फिर जीवन प्रदान करता है और उन्हें बढ़ने में मदद करता है, या फिर जीवन अकेला, यहां पर सिर्फ जीवन प्रदान करता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसा है क्या? ये तीनों ही नहीं लगते हैं आपको? तो आप लिख सकते हैं कि 5 का इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब भाई गलत हो जाए तो मुझसे ना कहना, इसलिए सोच समझकर आप बताइए कि बारिश धरती के अंदर बीजों की मदद कैसे करती है। जब बरसात होती है तो क्या क्या परिवर्तन आते हैं, बताइए। बारिश जीवन, मतलब बारिश, बरसात, बादल जीवन प्रदान करते हैं और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बीजों को अंकुरित होने में और बढ़ने में मदद करते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं? 5वें का बी सही है। अब देखते हैं भाई, बिल्कुल सही जवाब, वेरी नाइस, वेल डन। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं, मान लो कोई प्रश्न रिपीट हो जाए, और बहुत से बच्चे देख तो रहे हैं भाई, वीडियो देख रहे हो, लेकिन इधर भी ध्यान है, यहाँ भी ध्यान है, कुछ खा भी रहे हो, कोई ऐसा लग रहा है यार खेलने चले जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इधर सुनो, ध्यान से सुनो। जिस भी काम को आप कर रहे हो ना, जो भी कार्य आप कर रहे हो, सिर्फ उस पर फोकस्ड रहो। ये कभी कभी प्रश्न रिपीट इसलिए मैं करती हूं ताकि आपका ध्यान देखा जा सकता है कि आप किस तरह से ध्यान दे रहे हैं या बस टाइम पास कर रहे हैं। तो टाइम पास कभी अपने साथ मत करना, समझ में आया? जब आप पढ़ाई करो, जब आप वीडियोस देखो, तो पूरे ध्यान केंद्रण के साथ देखना, नहीं तो कोई अर्थ नहीं रहेगा, समय भी जाएगा और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो यहां पर प्रकृति प्रतिपल अपना रूप क्यों बदल रही, जल्दी बताओ, ए, बी, सी या डी? तो इसका होगा सी, बहुत सही। इस कविता का सौंदर्य किस पर निर्भर करता है? अब देखो, वर्षा, बहार। अब वर्षा ऋतु, पहले तो ये बताओ आपको ऋतुओं में से कौन सी ऋतु अच्छी लगती है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु या शीत ऋतु? बहुत से बच्चे हैं जिनको शीत ऋतु अच्छी लगती है, बहुत से बच्चे हैं जिनको पानी गिरा छम छम, छाता लेके निकले हम, पैर फिसल गया, गिर गए हम, नीचे छाता ऊपर हम। वर्षा ऋतु भी अच्छी लगती है। क्या ग्रीष्म ऋतु किसी को अच्छी लगती है? ग्रीष्म ऋतु गर्मी की ऋतु नहीं, लेकिन जरूरी है। और शरद ऋतु, शरद पूर्णिमा, वसंत ऋतु, हाँ बहुत सही। तो इस कविता का सौंदर्य किस पर निर्भर है? अनेक शब्दों पर, चित्रमयी भाषा पर, कविता की संगीतात्मकता पर या शब्दों पर?
तो कविता में है संगीतात्मकता, लयात्मकता, तो यही इसका सौंदर्य है। ठीक है, अगला है, अब हमें देखना है कि कविता के कवि का नाम क्या है। अब जिन्होंने स्टार्टिंग में बहुत, देखो पहली बात तो ये कि उन्होंने तुरंत आंसर लिख दिया होगा, जो पहला वीडियो देख चुके हैं, व्याख्या सुन चुके हैं, प्रश्न उत्तर पढ़ चुके हैं। और दूसरा, अभी अभी जिन्होंने, ये मान लो यही वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस पार्ट का, तो जब इंट्रोडक्शन पार्ट आया था, जिन्होंने ध्यान दिया है उनको उत्तर मिल गया होगा, और जिन्होंने ध्यान नहीं दिया है वो तो बस अभी भी सोच ही रहे होंगे कि यार बादल, मैडम ने कहा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हाँ छायावादी कवि हैं। छायावादी कवि जानते हो किसे कहते हैं बेटा? छायावाद का अर्थ होता है ऐसी रचनाएं जो प्रकृति और मन की भावनाओं को मिलाकर रचना की जाए। तो ऐसे 4 कवि हैं जो छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद के आधार स्तंभ कौन कौन माने जाते हैं? शॉर्ट में मैं आपको नाम बता रही हूं, पंत, प्रसाद, वर्मा और निराला। ठीक है, इनके पूरे पूरे नाम हैं सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं। और इस प्रश्न को, इस उत्तर को अपने जीवन में बस, आप तो अपनी आत्मा में बसा लो। बताए क्यों? क्योंकि ये किसी कक्षा में ही, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर या किसी विशेष कक्षा में आपसे पूछा जाए। जब कभी आप आगे प्रतियोगी परीक्षाएं भी देंगे, किसी भी क्षेत्र से संबंधित, चाहे आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, जब संगीत मतलब जब हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो बताओ, छायावाद का अर्थ क्या होता है? प्रकृति और मनुष्य के अंतर्मन के भावनाओं को एक साथ लिखना, मिलाकर एक साथ लिखना। तो छायावादी जो कविताएं होती हैं उनमें प्रकृति का वर्णन होता ही है। तो पंत, प्रसाद, वर्मा, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। लेकिन अब आप ये मत सोचना कि हर एक प्रकृति से संबंधित कविता होगी छायावाद की। अब है कविता के कवि का नाम क्या है? बताओ। मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद, भवानी सिंह या हजारी प्रसाद? हाँ, तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे अरे जयशंकर प्रसाद लिख देते हैं, क्योंकि अभी अभी मैडम ने बताया था। तो बच्चों ऐसी भूल से भी भूल ना करना। कविता के कवि का नाम है मुकुटधर पांडे। वर्षा बहार मुकुटधर पांडे। समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्षा की बहार आते ही कौन गीत गाने लगता है? कविता के आधार पर आपको बताना है। जब वर्षा बहार आई, आहा रुत ये शुमार आई, कितना प्यारा मौसम है ये, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, चारों तरफ हरियाली छाई, ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी ने मखमल की ओढ़ी रजाई। वाह, ये तो राइम बन गई, कविता बन गई। तो कवि वर्षा बहार आते ही कौन गीत गाने लगता है? क्या माली गीत गाने लगते हैं, या मालिन गीत गाने लगती हैं, या फिर किसान गीत गाने लगते हैं, या कवि गीत गाने लगते हैं? प्रश्न तो बहुत आसान है, लेकिन बेटा विकल्प भी बहुत ऐसे हैं, ऐसे। अब देखते हैं कौन इसका जल्दी से जल्दी उत्तर लिखता है। माली, मालिन, किसान, कवि। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे किसान गा रहे होंगे, तो बच्चों कविता की पंक्तियों में लिखा है मालिनें गीत गाने लगती हैं, इसलिए यही होगा सही विकल्प। क्लियर? अगला, कविता में प्रयुक्त सौरभ का क्या अर्थ है? सौरभ, सौरभ शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। मैं तो कहती हूं आपके किसी ना किसी एक फ्रेंड का नाम सौरभ होगा ही, कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, कहीं ना हर कहीं हम सौरभ नाम सुनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि सौरभ का अर्थ क्या है? बताओ, सौरभ का क्या अर्थ है? बताओ बताओ बताओ।
सुंदर या फिर सुगंध या सजीला या फिर शोभा? बताओ बेटा, ये चारों ही विकल्प ऐसा लग रहा है जैसे सौरभ का ही अर्थ हो। सुंदर भी लग रहा है, सुगंध भी लग रहा है, शोभा भी लग रहा है, सजीला थोड़ा सा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको सही अर्थ बताना है। और कविता में सौरभ शब्द प्रयोग हुआ है। किसकी सौरभ? किसकी किसकी सौरभ? पुष्प की सौरभ। तो पुष्प की क्या? सुगंध। तो उत्तर होगा खा, सुगंध। ठीक है, सौरभ का अर्थ होता है सुगंध, याद रखना। बहुत बहुत बढ़िया, एक नया शब्द भी हमने सीख लिया। यदि आप, जैसे शब्द तो हमें पता था, लेकिन हमें यह पता नहीं था कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। इसलिए अब आप जब भी जिसका नाम सौरभ होना, उसी से पूछना कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, या फिर तुम्हारे नाम का अर्थ क्या है। तो जो भी जिसका नाम हो, यदि आपको अपने नाम का अर्थ पता नहीं है तो लिख दीजिए, मैं आपके नाम का अर्थ भी कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी। ठीक है, समझ में आया? सौरभ का अर्थ होता है सुगंध, खुशबू। मधुबन खुशबू देता है, सुगंध, सौरभ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सीखा, वेरी नाइस। आशा करती हूँ सभी ने हर एक प्रश्न को ध्यान से सुना है, समझा है, उसके उत्तरों को आप ध्यान रखेंगे और किस तरह से विकल्प, जो प्रश्न आते हैं, प्रश्नों के 4 विकल्प आते हैं, उनमें से हमें सही विकल्प चुनना होता है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।